नमस्कार, आपके कार्यक्रम आमने सामने में आपका स्वागत है। मैं हूं सुधांशु रंजन। जैसा कि आपको पता है, पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम अभी केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की हिरासत में हैं। वैसे आज आंशिक राहत उनको उच्चतम न्यायालय से मिली है कि जो प्रवर्तन निदेशालय के मामले में उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी, लेकिन बाकी मामलों में तो अभी हैं ही और पूछताछ जारी है। और उसके बाद फिर तय होगा कि ये एजेंसी हैं वो क्या करती हैं, ये फिर अदालत का रुख क्या होता है। लेकिन जो सवाल उठे हैं, पहली बात यह है कि क्या कानून को अपना रास्ता अख्तियार करने का अगर अधिकार है तो उसमें कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता है। लेकिन विपक्ष की ओर से और खास करके कांग्रेस की ओर से आरोप लगाए जा रहे हैं कि ये प्रोसिक्यूशन नहीं परसिक्यूशन है, एक राजनीतिक बदले की भावना से किया जा रहा है। जबकि जो एजेंसी है या सरकार है उनका कहना है कि नहीं, इसमें कोई भी ऐसी बदले की भावना नहीं है, बल्कि इस तरह के घोटाले हुए हैं। और चूंकि चिदम्बरम ने कभी भी जाँच में सहयोग नहीं किया, इसलिए उनकी हिरासत जो है बहुत ज़रूरी थी। और ख़ास करके दिल्ली उच्च न्यायालय ने जो 24 पृष्ठों का अपना फैसला दिया है उसमें भी इस बात की पुष्टि की है। और उसके बाद जो सीबीआई के विशेष जज हैं उन्होंने भी कहा है कि हाँ, ये हिरासत की मांग जो है वो उचित है और अभी वही उसी हिरासत में हुए। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि उनकी गिरफ्तारी और कानून का रास्ता ये क्या होना चाहिए और जो हो रहा है वो क्या है। और उस बहस में शामिल है पिंकी आनंद जो कि एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हैं, और उनके साथ हैं संजय पारेख जो कि अधिवक्ता हैं। आप दोनों का स्वागत है इस कार्यक्रम में। थोड़ा सा बहुत संक्षिप्त में आपको बता दें, हालांकि ये पूरा इतिहास तो अभी पिछले 2-3 दिनों से बताया ही जा रहा है कि 2007 में पीटर और इंद्राणी मुखर्जी ने एक कंपनी स्थापित की संयुक्त रूप से आईएनएक्स मीडिया, और उसी में विदेशी निवेश के लिए जो है सो उनको कुछ ज़रूरत चाहिए थी और उसके लिए जो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड से अनुमति लेनी थी। और उसमें कहा जाता है कि काफ़ी गड़बड़ी हुई जब वित्त मंत्री के रूप में चिदम्बरम ने उनको वो सारी राहतें दी जो शायद कानून के मुताबिक नहीं दी जानी चाहिए थी। इन तमाम पक्षों पर हम इस पूरी परिचर्चा के दरमियान बात करेंगे। तो सबसे पहले ये पिंकी आनंद जी आप बताएं कि इसमें दो बातें, एक तो है कि तथ्य ये है, तथ्य में बहुत सारी बातें हैं कि जो है छापे मारे गए तो ये डॉक्यूमेंट निकला, कंप्यूटर में भी निकला कि ये सारे दस्तावेज जो हैं सो कार्ति चिदम्बरम के चार्टर्ड अकाउंटेंट भास्कर के जो थे वहाँ मिल गए। एक जो अप्रूवर बन गई इंद्राणी मुखर्जी ने पैसे देने की बात भी कबूल की है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि सीधा जो है आरोप चिदम्बरम पर नहीं है, जो आरोप है उनके बेटे के ऊपर है, डायरेक्ट एलिगेशन है। और उनका कहना है कि जब इनका नाम ही नहीं था तो इस तरह की हड़बड़ी क्यों दिखाई गई। ये उनका कहना है कि ठीक है 2-4 दिन 5 दिन या कुछ अगर देरी हो जाती तो क्या फ़र्क पड़ता। देखिए, जब भी कोई क्रिमिनल केस सामने आता है और ख़ास करके इन घोटालों के जो आता है, एक तो इन्वेस्टिगेशन जब चालू है उसमें जो जो चीज़ें सामने आई हैं, चाहे वो केस डायरीज़ हैं जो पेश की गई हैं कोर्ट में, चाहे वो इंद्राणी का स्टेटमेंट है, वो जो सब चीज़ें डायरेक्ट दिखाते हैं वो एक बात है। और आज की डेट में हम ट्रायल की तो बात कर ही नहीं रहे। अभी ट्रायल होगा, उस पर जो भी कन्विक्शन होगी वो अलग बात है। चर्चा इस बात पे हो रही है कि इन्वेस्टिगेशन जो है, जो इंटेरोगेशन है, कस्टोडियल इंटेरोगेशन है, वो ज़रूरी है या नहीं है। उसमें जो पाया गया है, हाई कोर्ट ने जो अपना फैसला दिया है, उसके बाद जो स्पेशल जज सीबीआई ने अपना फैसला दिया है कि जितने लोग ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, जितने लोग ज़्यादा इकोनॉमिक ऑफेंडर्स में क्लास में जाते हैं, उसमें एक प्रोटेक्शन दे के, बेल दे के उनसे इन्वेस्टिगेशन करना सही उचित नहीं है। और ये कई जजमेंट्स में ऐसी चीज़ें सामने आई हैं। तो मुद्दा आज की डेट में बेल का है। मुद्दा आज की डेट में ये है कि इन्वेस्टिगेशन पूरी सही तरीके से होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। इसमें जो पॉलिटिकल पार्टी कह रही है वो तो उनका कहना, मतलब वो तो उन्हें कहना ही था, उसमें कुछ ज़्यादा दम तो शायद बात में नहीं है। बात आपके सामने है। 2 कोर्ट्स ने आज की डेट में इस पर पूरी चर्चा करते हुए डिटेल्ड ऑर्डर्स करके सबमिशन सुन के करा है। और आपको मालूम है कि अभी जब पिछली बार पेश भी हुए थे तब भी कहा गया है कि पूरे इवेसिव होकर जवाब जो चीज़ों के चाहिए थे वो नहीं दिए। और दूसरा, कई चीज़ों पर इन्वेस्टिगेशन हुई ही नहीं, अभी तक इन्वेस्टिगेशन होना ज़रूरी था। संजय पारेख जी आप क्या कहेंगे। देखिए, मेरा सोचना यह है कि जिसे हम रूल ऑफ लॉ बोलते हैं, जिसमें संविधान भी आता है, कानून भी आते हैं, उसके दायरे में रह कर के काम करना चाहिए। और लोगों के सामने ये छवि जानी चाहिए, मैसेज जाना चाहिए कि जो भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी कर रही है या जो भी कोर्ट कर रहा है वो उसके दायरे के अंदर है। और जैसा पिंकी आनंद जी ने ठीक बोला कि अभी हम मेरिट्स के ऊपर नहीं जा रहे हैं, हम बात कर रहे हैं अभी बेल के बारे में। वो बेल में भी एंटिसिपेटेड बेल की बात कर रहे हैं। जिस समय ये केस हाई कोर्ट के अंदर फाइल हुआ तो हाई कोर्ट के अंदर उनकी बात को मानते हुए कि प्राइमा फेसी उनके फेवर में कोई केस है, मैं भी उसके ऊपर नहीं जा रहा क्योंकि केस के मेरिट्स के बारे में नहीं करा,
लेकिन कोर्ट ने ऐसा माना और कोर्ट ने उनको प्री अरेस्ट रिलीफ दिया। वो प्री अरेस्ट रिलीफ उनके फेवर में 1 साल से ज्यादा चला। उसके बाद में फैसला रिजर्व हुआ। फैसला रिजर्व होते हुए पैरा 6 में मैंने पढ़ा था कि रिकॉर्ड में आया कि उनको ये कहा गया था कि आप ज्वाइन करिए इन्वेस्टिगेशन। उन्होंने इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन किया। ये पैरा 6 के अंदर हाई कोर्ट के जजमेंट में लिखा हुआ है। 7 महीने के बाद में या जो भी पीरियड हो, उसमें 7 मंथ्स का पीरियड है, एक जजमेंट आता है। उस जजमेंट के अंदर वो उसको रिजेक्ट कर देते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि किसी केस के अंदर या तो मान लीजिए आप सीरियस ऑफेंस बोलते हैं, 438 में कोई जाता है और आपने बोला नहीं ये सीरियस ऑफेंस है, एंटिसिपेटरी बेल ग्रांट नहीं करना चाहिए, ये जरूरी है कि उसका कस्टोडियल इंटरोगेशन हो, वो एक बिल्कुल अलग बात हो गई। लेकिन फैक्चुअल केस में अगर साल भर तक आप देते हैं और कोई आदमी आपके साथ वहां कस्टोडियल इंटरोगेशन, जो आपका इंटरोगेशन हो रहा है, उसके साथ वो सहमति जताता है, फिर उसके बाद में आप ऑल ऑफ ए सडन अगर इस तरह का फैसला देते हैं। हाई कोर्ट के फैसले का हवाला दे रहे हैं, मैंने भी पढ़ा है, 24 पृष्ठों का वो फैसला मैंने भी पढ़ा है। उसमें हाई कोर्ट ने ये नहीं लिखा है कि इन्होंने सहयोग किया है अन्वेषण के साथ, बल्कि अंतिम पैराग्राफ में तो ये भी लिख दिया कि मामला बहुत संगीन है, द ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस एंड द इवेसिव रिप्लाईज गिवन बाय द पिटिशनर। बहुत साफ लिखा हुआ है, मेरे पास वो है, मैं बताता हूँ, जजमेंट है। तो जज ने ये माना कि बहुत संगीन अपराध है, आरोप है कम से कम ये कर ये कह लें, और इन्होंने जो है सो अन्वेषण में साथ नहीं, इवेसिव रिप्लाईज। देखिए आपकी बात ठीक है, मेरिट्स के ऊपर मैं नहीं जा रहा। सबसे बड़ी बात है कि प्राइमा फेसी आपने माना और किसी आदमी को 1 साल से ज्यादा समय तक आपने उसको रिलीफ दी। आपने अपना जजमेंट 7 महीने तक नहीं लिखा। अगर आप ये कह रहे हैं कि नहीं ऑल ऑफ ए सडन मुझे सारी चीजें देखने के बाद में लगता है कि बहुत संगीन है, मुझे ये रिलीफ नहीं देना चाहिए, तो जो पैरामीटर्स हैं उसमें कहते हैं कि आप जाकर के कम से कम उसको बोलिए कि ठीक है, वी आर एक्सटेंडिंग इट फॉर अनदर वीक और सो दैट यू कैन अप्रोच द कोर्ट एंड आस्क फॉर प्रॉपर रिलीफ। हुआ ये कि उसके साथ उन्होंने वो मना किया, हाई कोर्ट नहीं, सुप्रीम कोर्ट कह सकता तो फिर उसके बाद में सुन लेंगे, मैं आ रहा हूं उसके ऊपर। उसके बाद में ये है, सी लिबर्टी बहुत इंपॉर्टेंट, इन फैक्ट्स की बात कर रहा हूं मैं। जनरली अगर मैं कह रहा हूं कि अगर कोई संगीन मामला जा सकता है कि एक साल जो उच्च न्यायालय ने उनको राहत दे दी वो इसीलिए कि बहुत बड़े थे, ये तो बात बार बार उठता है कि क्या अदालत आम आदमी को जो जेल में पड़ा हुआ है उसको राहत देती नहीं है? छोटे छोटे अपराधों में लोग जेल में बंद हैं। मैं बड़े केस की बात नहीं कर रहा, मैं आपसे सिर्फ ये बात कर रहा हूं कि अगर ऐसी सिचुएशन के अंदर कोई भी केस में होता है तो अक्सर हाई कोर्ट ये बोलता है या कोई भी कोर्ट ये बोलता है कि ठीक है, क्योंकि हमने आपको प्रोटेक्शन दिया, हम आपको 5 दिन का 7 दिन का प्रोटेक्शन और दे रहे हैं, आप बड़े कोर्ट में जाइए और इसकी सुनवाई करें। ऐसा मैं नहीं जानता हूं, खैर आप वकील हैं, मैं आपको जानकारी नहीं। पिंकी जी आप बताइए। सुप्रीम कोर्ट में नहीं, मैं एक चीज और आपको बता दूं उसके बाद में, सुप्रीम कोर्ट में जब वो गए तो सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद में मुझे वहां भी लगता है कि उनकी अर्जी को सुनना चाहिए था। अगर वो उसी दिन गए थे तो अर्जी को सुन करके जो भी उनका फैसला होता, मैं उसके ऊपर नहीं जा रहा कि उसको रिजेक्ट करते चाहिए था। आप न्यायपालिका पे भी सवाल खड़े कर सकते हैं, न्यायपालिका पे सवाल नहीं, मैं लिबर्टी की बात कर रहा हूं, मैं रूल ऑफ लॉ की बात कर रहा हूं, जिसके अंदर सारे बंधे हुए हैं, जिसमें हम भी बंधे हुए हैं, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी बंदी है, अलग सवाल कोर्ट भी बंधे हुए हैं। 1 साल तक जजमेंट रिजर्व ही क्यों रहा? 1 साल नहीं, रिजर्व तो 7 महीने रहा, 1 साल के लिए उनको राहत क्यों दी गई और उसके बाद 7 महीने जजमेंट को जो है रिजर्व क्यों रखा गया? इस पे सवाल उठेंगे। लेकिन देखिए सुधांशु जी, बात रिजर्व हुआ नहीं हुआ वो तो ठीक है, मैटर ऑफ रिकॉर्ड है, उसमें कोई डाउट नहीं है कि रिजर्व हुआ, लेकिन बात रिजर्व की नहीं हो रही। बात आज की तारीख में ये हो रही है कि अगर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी चाहती है कि कस्टोडियल इंटेरोगेशन हो और वो व्यक्ति साधारण व्यक्ति है जिसने किसी घोटाले में एक भागीदारी दी है, जिसका नाम भी है उस भागीदारी में, जो लिंक्स भी एस्टैब्लिश्ड है, जहां ये भी होल्ड किया गया कि किंगपिन, ये जजमेंट्स में रिकॉर्डेड है, तो इस स्थिति में ऐसे व्यक्तियों की जो इकोनॉमिक ऑफेंसेस में है और करोड़ों और कितने जो पैसा है और घोटाले में उनकी इन्वॉल्वमेंट है, उसमें उनकी कस्टोडियल इंटेरोगेशन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? एक बात है कि किंगपिन जैसे शब्द क्या जमानत की याचिका पर फैसला देते समय अदालत को इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल, क्योंकि वो तो फिर पूरा ट्रायल के बाद ही पता चलेगा। नहीं, वो आप कुछ हद तक सही कह रहे हैं, लेकिन कुछ हद तक बात आपकी सही नहीं है। क्यों नहीं है? अब जैसे जब अदालत सुनती है तो ये भी होल्ड करती है प्राइमा फेसी केस है या नहीं है, तो यही बातें जो हैं एज फार एज बेल इज कंसर्न्ड, उसमें ये बातें भी जरूर नोट होती है। वो प्राइमा फेसी ओपिनियन होता है, यानी कि एक इंटरिम स्टेज पर। लेकिन उनके वकील जो कह रहे हैं और वो ये है कि जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड के सामने मामला आया कि हाँ हमको इतना विदेशी निवेश लाना है, वो उसने कहा कि हाँ सब कुछ सही है और फिर फाइल जाती है वित्त मंत्री के पास, वित्त मंत्री ने कहा ठीक है
किया जा सकता है, उसमें 6 अधिकारी सचिव स्तर के हैं, उसमें उनमें से एक के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई, कार्रवाई केवल जो है वित्त मंत्री के खिलाफ हुई है। देखिए, एक बात वही है कि आधे व्यक्ति छूट गए, इसलिए ये व्यक्ति भी छूट जाना चाहिए, एक बात। दूसरी बात यह है कि जो डायरेक्ट एलिगेशंस हैं चिदम्बरम जी के खिलाफ, उसमें आप देखेंगे 2 लेवल्स पर है। एक तो डायरेक्ट पैसा देना के बारे में उनकी स्टेटमेंट है, एक सरकारी जो भी है अप्रूवर, बिल्कुल बिल्कुल सरकारी गवाह है, लेकिन बयान है कि 500 मिलियन दिया गया है, 450,000 डॉलर दिया गया है, ये सब बयान में जो है उनके अप्रूवर के हैं। दूसरा, जो सारा आप हाईकोर्ट की अगर जजमेंट देखें तो उसमें किस प्रकार से प्रॉपर्टी आफ्टर प्रॉपर्टी खरीदी गई है पैसों के साथ, वो जिसमें बेटा इन्वॉल्व है, और उसके साथ ये भी कहा गया कि वो पैसे आगे ट्रैवल करके गए हैं। अब इस स्थिति में और क्या होगा, बताइए संजय जी। मैं आपको बताऊं, ये जो कस्टोडियल इंटरोगेशन की बात है, उसने कोऑपरेट किया वहां पर, उसमें लिखा हुआ है कि जो रिकॉर्ड्स के ऊपर आया कि वो अपियर हुए वहां पर, कहीं पर ये नहीं आया कि कोऑपरेट नहीं किया, वो शब्द कहीं पर नहीं आया। इवेसिव आया है, हर जगह आया, जरूर आया, हर जगह आया इवेसिव। इवेसिव रिप्लाई देना का मतलब ये नहीं होता, क्योंकि कोई रिप्लाई अगर देगा तो अपनी रिप्लाई उसी तरीके से देगा। नहीं, इवेसिव का मतलब आप अपना बचाव कर सकते हैं, बचाव करना एक बात है, एक तो ठीक है राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन है, आपको अनुच्छेद 20 में कि आपको अपने खिलाफ गवाह बनने के लिए कोई आपको मजबूर नहीं कर सकता है, वो आपका एक मतलब मौलिक अधिकार है, लेकिन आप जवाब ही न दें, आप अपना बचाव करिए। नहीं, ऐसा कहीं नहीं आया। 7 महीने तक अगर कुछ था तो मुझे लगता है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को एप्लीकेशन मूव करनी चाहिए थी। अक्सर इन केसेस में ऐसा ही होता है कि अगर कोई उसका मिसयूज कर रहा है तो एक एप्लीकेशन आनी चाहिए थी कि वो मिसयूज किया है, और तब इन केसेस में अरेस्ट कोई जरूरी नहीं है कि हर केस में किया जाए, ये कहीं लिखा नहीं है कि अरेस्ट किया जाए। अगर कोई व्यक्ति जाकर के अपनी बात सब बता रहा है और आपने चार्जशीट करीब तैयार कर ली, सैंक्शन के लिए आप दे रहे हैं, उस स्थिति के अंदर अगर आप चार्जशीट फाइल करते ही कोर्ट के सामने जाता, कोर्ट प्राइमा फेसी अगर केस मानता तो ठीक है, आपकी बेल कैंसिल करके आपको इमीडिएटली बोलता है कि हिरासत में लेना चाहिए। एक प्रोसीजर तो होता है ना, नॉन प्रोसीजर। यहाँ प्रोसीजर कहाँ फॉलो किया? 7 महीने बाद आप देते हैं कोई व्यक्ति कोऑपरेट कर रहा है, फिर आप ऑल ऑफ ए सडन कहते हैं जब आपकी कोऑपरेट करने वाली बात आप कह रहे हैं वो कहीं रिकॉर्ड में नहीं है, बाकी आप जो 7 महीने वाली बात है उसमें दम है कि ठीक है अदालत को करना चाहिए, लेकिन कोऑपरेट किया, सहयोग किया, ये कहीं रिकॉर्ड में देखेंगे। मैं नोट करके लाया, मैं पढ़ के बता दूं आपको क्या लिखा है। बताइए। हाँ, उसमें लिखा है, it's a matter of record that interim protection was granted to the petitioner subject to joining the investigation, and he has joined investigation. ये कॉर्पोरेशन इसमें बहुत फर्क है। Join investigation नहीं कहीं पर। सुधांशु जी, एक चीज है, जिसने भी थोड़ा क्रिमिनल लॉ किया है वो मालूम है कि ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन लोग जाके दस्तखत करके आ जाते हैं कि मैंने इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कर दिया है और वो काफी हो गया। उसमें ऐसा होता है, देखिए सुधांशु जी, उसमें सिंपल बात यह है कि अगर मान लो कोई प्रॉब्लम है, पड़ेगा, एक ब्रेक लेना पड़ेगा, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को कोर्ट के सामने लाना चाहिए। वो ये एक ऐसा मुद्दा है लिबर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एक ब्रेक के बाद हम इस पे मतलब आएंगे कि कोई जांच में शामिल हो जाता है और सहयोग करना, ये दोनों एक बात है, ये दोनों अलग बात है। हम चर्चा करेंगे, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, बहुत जल्द वापस लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ। आपका लेटर। सबरे नमस्ते, हम हैं बस जो आपके बच्चे को कर देते हैं बस। याद होगा आपको, अभी तो आपकी मुन्नी के साथ हम खेल के गए थे। हम फिर से आ रहे हैं उससे मिलने। जल्द मिलते हैं। दस्त ऐसे दस्तक देकर नहीं आते, दस्त के लिए तैयार रहना। घर में ORS और जिंक है ना? दस्त की इलाज में देरी हुई तो शरीर में पानी और पोषण की कमी जानलेवा हो सकती है, इसलिए दस्त शुरू होते ही ORS और जिंक शुरू करें। दस्त के लिए तैयार रहना, घर में ORS और जिंक है ना? दादी जी, आपकी उंगली की छाप मशीन नहीं पढ़ पा रही, माफ करना, आपको अब राशन नहीं मिल पाएगा। मैं बहुत दूर से आई हूँ, कुछ तो तरीका होगा। तरीका है आंटी, अगर कभी उंगलियों की छाप या फिर आंखों का स्कैन ना हो या कोई और वजह से वेरीफाई ना हो पाए तो कानून है कि कोई भी दुकानदार राशन देने से मना नहीं कर सकता। आधार लेटर या फिर ई-आधार की कॉपी लेकर या उस पे छपे QR कोड को स्कैन करके दुकानदार को राशन देना ही पड़ेगा। और इतना ही नहीं, परिवार का कोई और भी सदस्य जिसका नाम राशन कार्ड पर लिखा हो, वो भी अपनी उंगलियों की छाप देकर राशन ले सकता है। क्या सच? हाँ बिल्कुल। चलिए आपका आधार डाउनलोड करके प्रिंट लेते हैं। इसीलिए मैं हूँ आधार के साथ। मेरा आधार, मेरी पहचान।
अंतराल के बाद फिर से आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। हम चर्चा कर रहे हैं चिदम्बरम की गिरफ्तारी और कानून का जो रास्ता है क्या होना चाहिए इस बारे में। और अभी ये चर्चा हो रही थी कि अगर चिदम्बरम ने अन्वेषण में योगदान किया है, उसमें शामिल हो गए, तो क्या उसको हम सहयोग करना कहें कि अन्वेषण के साथ वो सहयोग कर रहे थे। पिंकी जी भी इसी पर चर्चा कर रहे थे। आप बताइए, कह रहे हैं कि हाईकोर्ट ने लिखा है कि ही वॉज आस्क्ड टू ज्वाइन द इन्वेस्टिगेशन एंड ज्वाइंट। तो ये कुछ और भी जोड़ना चाहता था, अगर आप बोलें तो मैं हाँ बता दूं बताइए उसमें। बस एक सेकंड के अंदर उसमें यह है कि उन्होंने 10 या 12 बार, जितना मुझे मालूम नहीं, जाकर के वहाँ किया। अगर उसमें कोई बात होती तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी इतने लंबे समय तक पेंडिंग था, कोर्ट के अंदर बोलती कि ये ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, तब एक अलग लेकिन आप अगर हाईकोर्ट का हवाला दे रहे हैं तो उसमें तो बड़ा साफ नहीं, लिखा है इतने लंबे कि समय तक क्लासिक केस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। ये भी उस जजमेंट में है। इतने लंबे समय तक आप मेरी बात नहीं समझ रहे ये हैं। मैं बिल्कुल दूसरी बात बोल रहा हूँ। क्लियरली सुधांशु जी जजमेंट में यही है, दिस इज अ क्लासिक केस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। द ट्विन फैक्टर्स व्हिच हैव वेड टू डिनाई प्री अरेस्ट बेल टू पिटिशनर आर ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस एंड इवेसिव रिप्लाईज गिवन बाय पिटिशनर टू द क्वेश्चंस पुट टू हिम। बिल्कुल आपने सही कहा। फाइंडिंग तो हाईकोर्ट की यही है कि जिस तरीके से पूरा मनी लॉन्ड्रिंग हुआ है, पूरी उसके हवाला देते हुए जो भी ट्रेस है फाइनल ट्रायल का जो भी होगा। ऐसा थोड़ी लेकिन होता है हाईकोर्ट सुधांशु नहीं, जी, देखिए कि कोई 12 बार अपियर हो, आप उसके बाद में 12 बार तो है नहीं, बट दैट्स अनदर मैटर। जितने भी बार अपियर हुए, उसके बाद में आप जो है ना 7 महीने के बाद में बोले वो फैसला आता है, बीच में साल भर तक कुछ नहीं करें, ऐसा थोड़ी होता है। ऐसा थोड़ी होता है। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी कुछ नहीं कहेगी और फिर मान करके आप फिर कोर्ट ये बोल देगी इवेसिव रिप्लाई। क्या इवेसिव रिप्लाई कहीं आया है उसमें? देखिए ये लिबर्टी के साथ यू कैन प्ले लाइक दिस। अगर आप देखें अगर हाईकोर्ट ये कह देता कि इनके खिलाफ कोई भी आरोप नजर नहीं आता, तब आप कहते हैं कि हाईकोर्ट देखिए चार्जशीट उसमें लिखा हुआ है, चार्जशीट उसके अंदर फाइल हुई है और सैंक्शन का वेट कर रहे हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इट मींस चार्जशीट इज रेडी, इसका मतलब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गया। ये भी तो उसमें आया ना। उसके बाद में क्या उनको बोलना चाहिए, यू वांट टू डू फर्दर इन्वेस्टिगेशन? निष्कर्ष पे पहुंचा है उच्च न्यायालय, आप उसको मानने को तैयार नहीं है। मैं मानने को इसलिए नहीं, मैं प्रोसीजरल पार्ट के ऊपर हूं, मैं मेरिट्स के ऊपर नहीं हूं। आई एम सो सॉरी, मेरिट्स के ऊपर नहीं हूं, मैं प्रोसीजरल पार्ट के ऊपर हूं। प्रोसीजर के अंदर ऐसा नहीं होता। जब आप कैंसिलेशन ऑफ बेल कहते हैं, कहीं पर किसी को मिल रही है, तो देन यू मूव एन एप्लीकेशन कि इसको कैंसिल इस ग्राउंड पे की जाए बिकॉज ही हैज मिसयूज्ड। Now suppose he was misusing liberty. This is not correct. Misusing liberty. संजय जी प्रोसीजर को कह रहे हैं। देखिए क्या होता है, कुछ हद तक ये बोल रहे हैं प्रोसीजर के बारे में, अगर सब्सटेंटिव बात नहीं हो रही, लेकिन आज की बात में एक तो सब्सटेंटिव बात है। क्या पुलिस इन्वेस्टिगेशन जो रिक्वायर करती है कस्टोडियल इंटेरोगेशन, उसकी इजाजत उसको होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? यही मुद्दा तो सामने आज की तारीख में यही है। और बात नहीं इस सिचुएशन में, बिल्कुल, और इस सिचुएशन में जहाँ पे ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस है, जहाँ पर करोड़ों का पूरे सौदे हुए हैं, मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, लोगों की इन्वॉल्वमेंट सामने आई है, उसका क्या होगा वो अलग बात है। इस स्थिति में जहाँ पर उन्होंने अपियर होते हुए एक बार ज्वाइन करके इन्वेस्टिगेशन इवेसिव रिप्लाईज दिए हैं, और यहाँ आप अगर देखें सुप्रीम कोर्ट की सारी जजमेंट जो आई हैं, चाहे अनिल शर्मा है, चाहे जगमोहन रेड्डी है, चाहे रोहित टंडन है, उसमें भी बेल्स रिजेक्ट हुई है। किस ग्राउंड पे? गौतम कुंडू है, मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस में, जहां पर पाया गया है कि इकोनॉमिक ऑफेंसेस में डिफरेंट क्राइटेरिया है, पूरी कॉन्स्पिरेसी होती है, डीप रूटेड, उसको ट्रेस करने के लिए अगर आप बेल दे देते हैं। ये तो पूरा मनी लॉन्ड्रिंग, धन शोधन का मामला ये है। वहां तो एक ट्रांजैक्शन होता नहीं, एक ने दूसरे को दिया, दूसरे ने तीसरे को, 100 होता है, इसको पकड़ना मुश्किल है। ये पूरा खेल ही मनी लॉन्ड्रिंग का, बिल्कुल मनी लॉन्ड्रिंग का जो केस पूरा सामने आ रहा है, उसको किस प्रकार से आप ट्रेस करेंगे? आप चाहते, ये सुप्रीम कोर्ट ने यही ऑब्जर्व किया है कि ऐसे केसेस में जो प्री अरेस्ट बेल देकर उनको एक प्रोटेक्शन देकर बिठाना। ये तो कानून की बात है। एक आरोप आप पर ये लग रहा है, आप पर नहीं मतलब सरकार पे ये लग रहा है कि जो विरोधी दल में हैं उन सब के खिलाफ जांच हो सकता है। भ्रष्टाचार का आरोप सही भी हो, मायावती के यहाँ रेड हो गया, तो और कई नेता हैं, शिव कुमार हैं, सुखराम हैं, तो आपकी पार्टी में और जिन पे आरोप था वो जब आप मतलब भारतीय जनता पार्टी में आ गए तो कार्रवाई नहीं हुई। एक आरोप लगाया है विपक्ष ने, इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए आरोप तो बहुत आते रहते हैं, लेकिन बात आज सिर्फ केस की हो रही है, इस केस में जायज़ है या नहीं है। अगर जायज़ है तो आरोप चलते रहेंगे, ये तो कहा जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली जो कॉन्स्पिरेसी सामने आई है वो तभी आती है जब लोग पोजीशन में नहीं होते। अगर पोजीशन में होते हैं, वही ढकने की जो आदत है वो तो सबकी आदत है कि वो अपना छुपा के जो भी बात चलती है, सत्ता है तो कुछ भी कर ले। संजय जी बात यही है कि बार बार आप प्रक्रिया पे जा रहे हैं, प्रक्रिया में अगर आप हो सकता है कुछ खामियां निकाल भी लें, कुछ उसमें आप दोष आपको नजर आ भी जाए, लेकिन इससे किसी का पाप नहीं धुल जाता। अगर हमने गलत किया है, लेकिन आप सिर्फ इस आधार पे कि प्रक्रिया जो अपनाई गई वो सही नहीं है, अरे उसने अगर चोरी की है तो की है। नहीं, मैं आपकी बात से सहमत इसलिए नहीं हूँ, मैं प्रक्रिया की बात नहीं कर रहा। प्रक्रिया जो जुड़ी रहती है सब्सटेंटिव लॉ से जुड़ी रहती है और लिबर्टी के कंसेप्ट से जुड़ी रहती है। जैसे मैंने कहा कि अगर 438 में एप्लीकेशन फाइल होती है और वहीं रिजेक्ट हो जाती है, मुझे इसका कस्टोडियल इंटरोगेशन कोई दिक्कत नहीं। अभी आप कहते हैं 7 महीने तक एजेंसी ने कुछ नहीं किया। अगर एजेंसी सुनवाई प्रताड़ित करना चाहती तो 7 महीने में
10 बार एप्लीकेशन उसने दे दिया होता कि हाँ भाई ये हो रहा। 7 महीने उसने अदालत के फैसले का इंतजार किया, अदालत ने जब खारिज कर दिया और उस पर एक मतलब इतनी सुधांशु जी टिप्पणी के बाद 2008 का कोई मुकदमा है, साल भर से ज्यादा कोई उसके ऊपर रिलीफ दी हुई है, ऑल ऑफ ए सडन 7 महीने बाद आप करते हैं, वो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में जाता है कि मुझे सुनवाई की जाए। ये सारी चीजें आप कहेंगे कि आप कोर्ट्स को भी लेके आ रहे हैं, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि एक प्रक्रिया होती है जहां पर लिबर्टी का पूरा प्रोटेक्शन उसको मिलना चाहिए। कहने आप डिसमिस कर दें अलग बात है। सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया तो इस पे आप नहीं दिया मतलब होना चाहिए, तो आप सुप्रीम कोर्ट के ऊपर के कोर्ट तो है नहीं। मैं सुप्रीम कोर्ट एबव कोर्ट वाली बात है। आज हम जो बात कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं, अगर आगे जाएं तो ये जो पहली स्टेज है वो तो एक बात हो गई, अरेस्ट होने के बाद पुलिस रिमांड पे उनको 5 दिन दिया गया या नहीं दिया गया, आफ्टर डिटेल कंसिडरेशन जजमेंट पास हुई है या नहीं हुई है, हुई है। आज की डेट में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है या नहीं हुई है, हुई है। लेकिन अब ये कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अगर मान लिया 5 दिन बाद ही गिरफ्तार करते तो क्या फर्क पड़ जाता है। अगर 1 साल में 1.5 साल में साक्ष्यों को नहीं खत्म किया तो क्या 5 दिन में खत्म हो जाता है। कहने को तो वो 50 दिन तक ना करे तो क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम ये कभी नहीं होती है। जब भी करा जाता है तो टाइमिंग के ऊपर कोई बहस की मुद्दा नहीं है। सब्सटेंटिव चीज पे अगर आप आएंगे तो आज की डेट में जायज था, दैट्स ऑल दैट मैटर्स। 5 दिन बात कर सकते हैं, 10 दिन बात कर सकते हैं, इससे क्या फर्क पड़ना था। अगर 5 दिन वो नहीं मिलते तो 5 दिन के बाद उनका अरेस्ट होता है। फ्राइडे को अगर मैटर लगा हुआ था कि भाई इंदिरा गांधी की भी गिरफ्तारी उस समय सरकार मतलब जनता पार्टी की थी और भारतीय जनता पार्टी उसमें एक पार्टी थी उसमें जिसको मिला के इंदिरा गांधी गिरफ्तारी में सीबीआई के जो संयुक्त निदेशक थे एनके सिंह, उन्होंने फोन किया कि हमको आना है, समय लिया, सब कुछ जाके गिरफ्तार किया। ये केस कब से रजिस्टर्ड है, ये जो सारा मामला है कब से है, लेकिन जब सामने आएगा तभी उसके बारे में एक्शन ले सकते हैं। कोई इस बात पे मुद्दे पे नहीं करना चाहता कि ये मुद्दा सही है जो आप कह रहे हैं। आपने सही कहा संजय जी से कि प्रोसीजर को 1 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, 1 मिनट के लिए। अगर आप सब्सटेंटिव की बात कीजिए, गुनाह कुछ लगता है सामने, ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस है, उनका कस्टोडियल इंटेरोगेशन जायज है, बाकी डिटेल की जो बात प्रोसीजर पे करे जा रहे हैं उसको छोड़ के अगर मेन मुद्दे पे आ जाए आपके सब्सटेंटिव उसमें सारे ऑफेंसेस में चले जाते हैं। देखिए मेरी बात सिंपल है। आप संजय जी एक बात बताइए, प्रक्रिया की बात आप प्रक्रिया की बात नहीं कर रहे। आप 36 घंटे तक लापता हो जाते हैं। अगर आप कहते हैं कि हम वकीलों से बात, आप तो खुद वकील हैं, लेकिन चलिए वकीलों से बात कर रहे थे, आप कह सकते थे कि हम यहाँ पर हैं, सामने बैठे हुए हैं, आप आइए, हमको वकीलों से बात करने के लिए इतना समय चाहिए। आप जो है भूमिगत क्यों हो गए, अंडरग्राउंड भूमिगत होने का। देखिए मैं तो सिर्फ ये बात आपसे कह रहा हूं कि कोई 7 महीने के बाद में अगर फैसला आता है और सुप्रीम कोर्ट ने फ्राइडे दिया है उसको सुनवाई के लिए, 1 दिन का केवल समय, कोई व्यक्ति इतने समय तक मान लो उसकी लिबर्टी को आपने प्रोटेक्ट किया है, क्या आप ये नहीं वेट कर सकते थे? क्या ये बात कर रहे हैं संजय जी की ये लिबर्टी बहुत इंपॉर्टेंट। अगर वो चिदम्बरम नहीं होते, कोई साधारण व्यक्ति होते, अगर बेल रिजेक्ट होती है तो क्या उनको अगले दिन अरेस्ट नहीं किया जाता? नहीं, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर साधारण व्यक्ति क्यों नहीं? अब इनके लिए इतने बड़े बड़े वकील खड़े हो गए, अरे हमारे जैसे आदमी के लिए तो मामूली वकील खड़ा नहीं होगा, मैं तो उसकी कोई फीस दे ही नहीं सकता। फैक्ट्स की एक अलग बात होती है, मैं फैक्चुअल सिचुएशन की बात कर रहा हूँ, चाहे चिदम्बरम हो या दूसरे व्यक्ति हो। अगर फैक्चुअल सिचुएशन में होता तो हाई कोर्ट को उसको प्रोटेक्शन देना चाहिए था। जो है 3 नहीं, ये जो सीरियसनेस आज सुप्रीम कोर्ट ने क्यों नहीं दिया? क्योंकि नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने दिया, उसमें नहीं दिया, नहीं आपके ईडी के केस में दिया है, दूसरे में नहीं दिया। दूसरे में इसलिए नहीं दिया क्योंकि गिरफ्तार हो गए ना। नहीं, ये क्या बात हो गई? एंटिसिपेटरी बेल खत्म हो जाती है, वो शीर्ष अदालत है, उसके पास सारे अधिकार। रूल ऑफ लॉ में ये तो एंटिसिपेटरी बेल कहां से दे देंगे जब कोई गिरफ्तार हो गया? आप भी सुधांशु जी के, ये कोई सुप्रीम कोर्ट का मतलब थोड़ी है। अरे नरसिम्हा राव के मामले में तो यहाँ तक कह दिया था हाई कोर्ट ने कि अगर जो है बेल रिजेक्ट भी होता है तो इनकी गिरफ्तारी नहीं होगी। लोगों ने कहा कि सीआरपीसी को रात में भी बेल दी है सुप्रीम कोर्ट ने, वो एक अलग बात है। लेकिन लिबर्टी के क्वेश्चन को सुप्रीम कोर्ट ने वही बात है कि जायज प्रायोरिटी दी है, तो जायज केस होना चाहिए ना। उसको जायज, देखिए आप किसी उसमें नहीं, अभी अगर आप उस स्टेज के ऊपर कर लें, सारी चीजों को डिसाइड कर लें मेरिट को, तो ये तो गलत बात है। मेरिट्स को देखना जरूरी है, किस हद तक देखना जरूरी है। इस केस में मैं सिर्फ ये बोल रहा हूं, जब आपने किसी को प्रोटेक्शन दिया तो उसकी सुनवाई वहां तक होने तक उसको प्रोटेक्शन देना जरूरी था। उसके बाद जो अदालत करती हो अलग बात है। एक बात संजय जी, बार बार आप कह रहे हैं कि अचानक हाई कोर्ट ने उस प्रोटेक्शन को हटा लिया, तो अगर अदालत ने 7 महीने तक रिजर्व रखा जजमेंट को, तो चिदम्बरम साहब के पास भी काफी समय था, उनको भी सोचना चाहिए था कि किसी दिन फैसला आ सकता था। जितना वकीलों से कंसल्टेशन है, तमाम चीजें हैं, वो पहले करके रखते ना। आप इंतजार कर रहे थे कि जब हमारा बेल रिजेक्ट होगा तो हम अंडरग्राउंड, आपके पास भी समय था। अंडरग्राउंड वाली बात नहीं, देखिए कोई भी व्यक्ति अपने समय तो चाहिए उसको मूव करने के लिए ना। तो 7 महीना उनके पास भी तो समय था। मूव किया, मूव करने के बाद में मेंशन भी किया। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि क्या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को जब इतने समय तक किया, उनकी चार्जशीट वो कहते हैं कि एक तरीके से तैयार हो गई, सैंक्शन के लिए वेट कर रहे हैं, उस स्थिति के अंदर अगर वो वेट कर लेते हैं
कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होता है उसके बाद में अगर करते तो शायद मुझे जी, कोई आपत्ति नहीं होती। हमने आज तक नहीं सुना कि मुझे आपत्ति नहीं कोई होती। साधारण व्यक्ति हो और उसकी ऐसे बेल कैंसिल हो जाए और उसके लिए इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी कहेगी साधारण हमें लोगों वेट को करना कहाँ है। क्या नहीं, अधिकार अगर है? अगर आप अगर आप लोग तो अदालत में अगर- रोज देखती हैं, साधारण अगर आदमी तो होते- बेचारा एक मामूली अपराध के लिए वर्षों से जेल में है, उसको कोई देखने वाला नहीं है, और बेल मिल गया तो उसकी शुगरटी और बेल बॉन्ड भरने नहीं, वाला ऐसा कोई नहीं नहीं है, है, देखिए, उसी में उसका लटका रह जाता ऐसा नहीं है। होता, देखिए- ऐसे तो कई मामले आए हैं कि लोग 54 साल जेल में रहे हैं, इसी हिंदुस्तान की ऐसा नहीं, कहानी ये भी है, देखा और है। पता उसका कोई रिकॉर्ड नहीं था, कोई रिकॉर्ड ही नहीं था नहीं, उसका। बेल का कोई एक रीजन भी होता है ना। आप कहते हैं कि नहीं वो एक व्यक्ति है कि यहाँ से कहीं भाग जाएगा, भगोड़ा है, चला जाएगा, ये सब देख के भी तो आप करते हैं ना। एक व्यक्ति जिसका कोई तो आप स्टेक मानेंगे, अब मैं उसमें मेरिट्स में नहीं जा रहा, तो वो सीनियर एडवोकेट भी है वहां पर, वो सुनवाई करवाना चाहता है। आप सही बात कर रहे हैं कि वो वित्त मंत्री देश का रहा हुआ नहीं, है, उससे- गृह मंत्री हाँ। देश का रहा हुआ है, नहीं, सीनियर उससे मतलब एडवोकेट नहीं है। है। अब आप लिबर्टी- सही बात पे आए हैं नहीं, कि नहीं, उसके- वो उसके मतलब- साथ एक अलग जो है ना कायदा ना होना ना ना चाहिए। ना नहीं, वो बात मैं फैक्ट्स के ऊपर मैंने पहले बोल दिया। मैं बेल की जो प्रक्रिया होती है उसके अंदर बहुत सारी चीजें आप देखते हैं। मैं सिर्फ ये बात कर रहा था कि सुनवाई के लिए अगर आप ये कहते हैं कि नहीं उसकी सुनवाई होना जरूरी है, चलिए कोई अब आप व्यक्ति समय इसका समाप्त है। पिंकी जी 10 सेकंड में आप जवाब दे दीजिए, समाप्त करेंगे चर्चा। मेरा सिर्फ ये मानना है कि इस केस को देखते हुए, अगर ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस को देखते हुए बेल नहीं देनी चाहिए थी, तो सिर्फ किसी और चीज की बात करते हुए, प्रोसीजर की बात करते हुए इस बात को नकार नहीं सकते। चलिए बहुत धन्यवाद संजय जी और पिंकी मुझे जी, मैं आप भी दोनों मैं का। भी एक बात बोल दूं कि लिबर्टी बहुत इंपॉर्टेंट अपने में अच्छा एस्पेक्ट है चलिए चलिए और चलिए उसका ठीक है, वायलेशन ठीक है, आप दोनों की असहमति है, वो भी लोकतंत्र का एक जो है सो उज्जवल पक्ष है, असहमति होना ही चाहिए, उसमें कोई और हम बहस भी इसीलिए कह रहे हैं कि अगर एक ही पक्ष होता तो शायद बहस भी नहीं करते। आपको अपनी बात कहने का अधिकार है, तो ये बात सही है कि बड़े लोगों को तो कुछ लाभ मिल ही जाता है, लेकिन कानून की नजर कहता है कि लॉ इज नो रिस्पेक्टर ऑफ एनीवन। जो कहते हैं कि न्याय की देवी की आंख के ऊपर पट्टी लगी होती है, तो यही तो है कि हम किसी बड़े और छोटे का फर्क नहीं करते। व्यवहार में कितना लागू है ये बात तो कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये बात सही है कि अगर कानून है तो सबके लिए बराबर है। और फिर ये देखना अदालत का काम है कि उन्होंने गलत किया है नहीं किया है, फैसला अदालत का आएगा। हम लोग केवल जो अभी तक जो रिपोर्टें हैं उसके आधार पर विश्लेषण कर सकते हैं। बहुत